नमस्कार, हुनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। तीर्थाटन और धर्मस्व परिषद बनाने की सिफारिश उच्च स्तरीय समिति ने सीएम धामी को सौंपी रिपोर्ट। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी रही मौके पर मौजूद। परिषद में दिया गया 3 समितियां बनाने का सुझाव। यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थलों की भी धारण क्षमता जो है वो आंकने पर जोर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 समितियां बनाने का जो सुझाव है वो दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के पास से ये सुझाव देने की बात कही गई है और परिषद में दिया गया 3 समितियां बनाने का सुझाव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थलों की धारणा क्षमता आंकने का भी सुझाव दिया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रबंधन के लिए भी बने रियल टाइम एआई आधारित तंत्र। उत्तराखंड में अक्टूबर तक यूसीसी हो सकता है लागू, और अब कानून की नज़र में भी सभी छोटे बड़े और धार्मिक शादी और तलाक की जो चीज़ें हैं वो भी अब समान होंगी। रिलेशनशिप और वरीयता के नियम भी अब एक समान होंगे। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ हो अब समाप्त होंगे और पोर्टल के ज़रिए आम लोगों को लाभ भी इसका मिलेगा। पोर्टल का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। पोर्टल का ऐप भी किया जा रहा विकसित। मोबाइल से घर बैठे किया जा सकेगा पंजीकरण। अक्टूबर तक नियमों को लागू करने की तैयारी भी है और इसका काम भी लगभग 60% तक पूरा हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लिए भी अब एक कानून होगा, समान नागरिक संहिता का कानून होगा। हरिद्वार से नवनियुक्त सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस तरह से वे सांसद में उनका व्यवहार रहता है उससे उन्हें एक अबोध बालक ही कहा जा सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दलित युवती के साथ हुई घटना को लेकर कहा कि पीड़ित परिवार पुलिस की अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट है और उन्होंने ये भी कहा है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी का जो आचरण रहा वो बहुत ही, अब घटिया शब्द बोलूं तो अच्छा सा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यही शब्द ज़्यादा उपयोगी है। जिस तरह की एरोगेंसी, कभी भी पीठ की ओर पीठ करके कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता, ये परंपरा भी है और वहाँ के आचरण संहिता भी है। तो राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया उसके बाद फिर कल तो बिल्कुल अतिरेक हो गया जब वो वेल में आ गए। कभी भी, आप कभी का इतिहास देख लीजिए, इतनी समय समय पर विरोध हुआ, हम लोगों ने तो बहुत लंबे समय तक विरोध की राजनीति की है, कभी भी नेता प्रतिपक्ष कभी भी वेल में नहीं जाते, लेकिन राहुल जी ने उकसाया तो है ही, लेकिन स्वयं भी वेल में आए। देखिए, हम पहले तो जो भी हाथरस में हुआ उन परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है। भगवान उन आत्माओं को शांति प्रदान करे, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में बड़ा स्पष्ट किया है कि अगर किसी की गलती से ऐसा हुआ है या जानबूझकर ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर उपचुनाव को लेकर जहां स्थानीय लोग बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना का बाहरी होने का विरोध कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी अब उन्हें पैराशूट प्रत्याशी बता रही है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना 10 गांव का नाम एक साथ नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि उन्हें एमएलए की फुल फॉर्म तक नहीं आती है, वो विकास क्या करेंगे। महाराज ने कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर जिस हिसाब से मैं बढ़ाना साहब का आईक्यू लेवल उनके बोलने में सुन रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो मंगलौर विधानसभा सर्किल के 10 गांव का भी एक सांस में नाम नहीं ले सकते। पिछली जिस विधानसभा से वो आए हैं वहाँ की विधानसभा का भी नाम नहीं ले सकते। और मैं तो एक और दावा करता हूँ, आप एक बार मेरी
रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उनसे ट्राई कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है वो एमएलए की अगर फुल फॉर्म बता दें तो भी हम मान जाएंगे। वो शायद एमएलए की फुल फॉर्म भी बताने की स्थिति में ना हो। मेरे 35 गांव है, मेरा कस्बा है, 132 बूथ है, उन पे मेरी नज़र है। चलो हमें कुछ पता नहीं है, उनको तो पता है ना। जब जवाब दे दीजिए उनकी बात। अरे मैं कह रहा हूँ कि जब वो होगा तब उन्हें पता लग जाएगा। मैं तो उनके सामने अनपढ़ हूँ, काबिल नहीं हूँ, लेकिन उनको इस बात का डर क्यों है? उनका कहना है कि वो एमएलए फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, तो उनका जवाब दे दीजिए। अरे एमएलए की फुल फॉर्म में हमें सेवा करनी है, हम सेवाकार हैं, हम उनके नौकर बन के आते हैं, ना कि एमएलए। हरिद्वार के ग्राम सांतलशाह में गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरिद्वार के डीएम को ज्ञापन सौंपा है। जिले के सभी 5 कांग्रेस विधायक के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि मामले में आरोपी बीजेपी नेता को सरकार संरक्षण दे रही है। यही वजह है कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। साथ ही यशपाल आर्य ने आरोपी बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है और साथ ही 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात कही है और मांग पूरी ना होने पर 15 जुलाई के बाद हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में धरना करने की भी चेतावनी दे दी है। बहुत ही दुखद घटना है और पिछले 2 वर्षों में लगातार दलित बेटियों के साथ बलात्कार, हत्याएं और ये लगातार हो रहा है। भादराबाद में भी एक दलित बच्ची के साथ गैंग रेप होता है और उसकी हत्या कर जाती है। कुछ अभियुक्त गिरफ्तार होते हैं और जो मुख्य आरोपी है जिसकी संलिप्तता जाहिर हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो आखिर क्या वजह है कि सरकार प्रशासन उसको संरक्षण दे रहा है, उसको के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मायने साफ है कि सरकार उसको बचा रही है, संरक्षण दे रही है। हमारी मांग है कि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, उस विधवा मां को संरक्षण सरकार दे, प्रशासन संरक्षण दे और हमने मांग की है कि 25 लाख उसको आर्थिक मदद दे। वो बहुत कमजोर गरीब महिला है, उसके पास मजदूरी करती है। नहीं, उन्होंने जो बातें रखी हैं वो ज्ञापन संबोधित था माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो अपने ज्ञापन में जो बातें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में रखी तो उसको हम लोग शासन भेज रहे हैं तत्काल। और जहाँ तक इस घटना की बात है, उसमें जितने भी लोग एक्यूज थे उसमें मैक्सिमम लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो जिनको नामजद किया है उसके संबंध में ऐसे हिसाब से भी हमारी वार्ता हो रही है और जो ज्ञापन हमें दिया गया है तो उसके संबंध में भी उनको सूचित कर दिया है। तो कि क्या अपेक्षा है नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जितने लोग संबंधित विधायकगण वगैरह आए थे उनके द्वारा क्या बातें रखी गई इसकी भी जानकारी उनको दे दी गई। बद्रीनाथ विधानसभा में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी अपने चुनावी अभियान को और तेज गति दे रही है। इस समय बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल बद्रीनाथ विधानसभा में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने बद्रीनाथ विधानसभा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि निश्चित ही जनता के आशीर्वाद से बद्रीनाथ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। राजेंद्र भंडारी का संकल्प इस पूरे बद्रीनाथ विधानसभा की सेवा करना है। राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बद्रीनाथ विधानसभा के विकास के लिए विधायक रहते हुए कई कार्य इस क्षेत्र में किए हैं। इस समय हो रहा है और निश्चित रूप से मैं आप सबके माध्यम चुनाव इस समय हो रहा है और निश्चित रूप से मैं आप सबके माध्यम से सर्वप्रथम बद्रीनाथ की सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं। मोदी जी के नेतृत्व को देखकर और धामी जी के प्रयासों को देखकर
सब लोग इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों के कारण, क्योंकि उनके पास न नेता है न नियति है, बचकानी हरकतें, बचकाने बयान, न कोई संगठन है, कौन रहेगा वहां जो जनता की समाज सेवा करना चाहते हैं। और वास्तव में एक लोगों के मन में इसके प्रति जिज्ञासा भी है। पूरे देश के अंदर सिंधिया जी कितने बड़े नेता थे, जितिन पटेल जी कितने बड़े नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री जी कितने बड़े नेता हैं। थराली देवाल नंदकेसरी मोटरमार्ग पर नंदकेसरी के पास एक स्कूटी पर मलबे के साथ ही पत्थर आ गिरा, जिससे स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई है। ताजा मामला दिनेशपुर से है, जहां पर गांव सुंदरपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 16 लाख की लागत से बने रपटा पुल को लेकर बीते दिनों ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। अधिकारियों ने इसका संज्ञान भी लेते हुए मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ दिनों से हो रही हल्की बारिश से पुल पूरी तरह डूब चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण में धांधली हुई है और इसकी गुणवत्ता भी बहुत बेकार है। इसको लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल ने भी ग्रामीण समेत मौके पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया। ये पुल यहाँ से वहां तक बनना चाहिए, उस छोर तक लगभग 250 मीटर। अगर ये पुल बन जाता है लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और ये हमेशा के लिए पब्लिक की सुविधा हो जाएगी। बना कितना है? अभी कुछ नहीं बना है, 1 इंच भी नहीं बना है, आपके सामने है पुल। 8 पाइप खड़े किए थे, वो पाइप भी एक डिपार्टमेंट से आ गए, रेता यहीं से निकाला, मिट्टी यहीं से निकाली और 16 लाख रुपए की लागत से पुल बन रहा है साहब। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुंदरपुर की जनता बहुत जागरूक है, इनको माफ नहीं करेगी। 200 मीटर लंबा होना चाहिए था ये पुल, लेकिन बना है मतलब 6 मीटर। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस पुल को लेकर? पुल तो दिख भी नहीं रहा है। पुल दिखेगा भी नहीं, ये पानी के बाद दिखेगा भी नहीं। ये तो खाली सिर्फ वोट वाली बात है और सुंदरपुर में वोट है 99.99 वोट बीजेपी का, और उसके लिए दे रहा है एक लैपटॉप पुल जो आप लोगों के सामने पानी की वजह से दिख भी नहीं रहा है। हाँ, और पानी सूखने के बाद भी दिखेगा भी नहीं। रपटा पुल सर आपके सामने दिख रहा है। रपटा पुल तो दूर दूर तक मालूम ही नहीं पड़ रहा है। जो रपटा पुल यहाँ बनाया है 16 लाख का बजट से, वो पानी में बह गया। तो मैं सरकार से एक उम्मीद करना चाहता हूँ, रपटा पुल तो हमें मिल गया और वो सामने दिख भी रहा है, उससे अच्छा हमें 2 नाव मिल जाए आने जाने की। देहरादून में हर एक साल डेंगू से शहर का हाल बेहाल हो जाता है। महीनों पहले तैयारियों को लेकर दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब तक वक्त आता है तो दावों की पोल खुल जाती है। इस साल डेंगू से निपटने को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जो शहर की तस्वीरें हैं वो अभी से ही विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक साल मॉनसून सीजन से पहले इसी तरह के दावे किए जाते हैं और उम्मीद भी की जाती है कि शायद ऐसा ही होगा। लेकिन सवाल तब उठने लगते हैं जब बरसात में लोग डेंगू चिकनगुनिया से बीमार पड़ते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं। तब दावों पर सवाल उठता है जब अस्पतालों में की गई व्यवस्थाएं कम पड़ने लगती हैं। सवाल तब उठते हैं कि जब उस वक्त खबरों पर दलीलें दी जाती हैं। देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही SOPs जारी कर दिए हैं। धरातल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम के साथ हमने मिलके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पहले ही बना दिए हैं और लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है और सभी के साथ मिलके सोर्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की एंट्री हो गई, लिहाजा राज्य की राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नैनीताल के हल्द्वानी में जल भराव की तस्वीरें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब सीजन पीक पर होगा तो तस्वीरें कैसी होंगी। दरअसल सच तो यह है कि पहली बारिश में ही राजधानी देहरादून में ही नगर निगम की पोल खुल गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें
मीडिया की सुर्खियां बनी। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जून से अक्टूबर के बीच डेंगू व चिकनगुनिया का संक्रमण देखा जाता है। बीते साल प्रदेश में डेंगू का अत्यधिक प्रकोप रहा था। पिछले वर्ष डेंगू के कारण 17 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने सभी विभागों को अभी से अलर्ट रहने और मच्छरों को न पनपने देने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। बतौर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए पहले से ही एसओपी जारी करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए हैं और साथ ही साथ नगर निगम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी लगातार मीटिंग चल रही है। देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही एसओपीज जारी कर दिए हैं। धरातल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम के साथ हमने मिलके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पहले ही बना दिए हैं और लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है और सभी के साथ मिलके सोर्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाकी वाटर बॉर्न इलनेसेस जो कॉमन रहती हैं बारिश के सीज़न में, उसके लिए भी हम लोगों ने एसओपी जारी कर दिया है। वहीं मानसून सीजन में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के बचाव के लिए नगर निगम भी तैयारी का दावा कर रहा है। मुख्य प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम की ओर से जन समस्याओं के निस्तारण के लिए 13 जून से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें अब तक 18 शिकायतें जलभराव आदि की आई हैं। इनमें से 16 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि बाकी शिकायतों के भी निस्तारण किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए 6 टीमें गठित की गई है। रैपिड और क्विक रिस्पांस टीम बनाकर सभी वार्डों में दवा का छिड़काव के साथ ही सभी 100 वार्डों में फॉगिंग का कार्य भी जारी है। इसके साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। देखिए, गत दिवसों से जो है मौसम में अचानक जो है तापमान में गिरावट आई है तथा वर्षा भी जो है लगभग जो है मानसून आने की पूरी उसमें द्वार पे खड़ा है, जिस कारण से जो है हम लोग पूर्व की भांति जो है और इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। उसमें ये हमने अपना आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है जल निकासी हेतु और अन्य समस्याओं के लिए, तथा साथ ही साथ जो है हमारा जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी अब हम लोगों ने जो है 5 ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जो है हमारे स्प्रिंकलर्स के माध्यम से वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है फॉगिंग का कार्य 100 वार्डों में जो है छोटी मशीनों से, और जो 6 बड़ी मशीनें हैं उसमें से अभी हमने 3 कार्यरत रखी हैं। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो फिर हम उसको आवश्यकता अनुसार 6 वाहनों तक जो है उसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ जो है जो हमारी जो घर जाने वाली टीम है उसके माध्यम से भी जो है सोर्स रिडक्शन का कार्य जो है किया जा रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर तैयारियों के बीच राजधानी देहरादून से कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिसे देखने के बाद नगर निगम के दावों पर यकीन करना मुश्किल होता है। कुछ दिन पहले तक नगर निगम कह रहा था कि नालियों की साफ सफाई लगभग पूरी कर ली गई है, लिहाजा किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन जब बारिश हुई तो नालियां चौक हो गई और सड़कों पर नालियों का पानी बहता दिखा। आगे डेंगू चिकनगुनिया को लेकर क्या तस्वीरें होंगी, ये आगे वाली बात है। मौजूदा वक्त में नगर निगम के आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि बारिश में जल भराव का मुख्य कारण जो रहा वो नालियों की क्षमता से अधिक था। इसके साथ ही कई इलाकों में नगर निगम से टीम को भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कई टीम काम कर रही हैं, कई टीमों का गठन भी होना है। इसके साथ ही जिन स्थानों में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है उन स्थानों पर मशीनों से ये व्यवस्थाएं की जा रही है। कल जो वर्षा हुई है उसमें जो जल भराव के क्षेत्र हुए हैं वहाँ पर जल भराव का कारण मेनली ये रहा है कि जो नालों की कैपेसिटी थी वो पीक इनफ्लो जो बारिश के कारण था उससे कम थी। वो पानी जो भी इकट्ठा हुआ वो समय से निकल गया। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर पानी रहा, वहाँ हमारे निगम के द्वारा पंपिंग सेट लगाए गए हैं, जैसे गीता एनक्लेव में लगाया गया, 1-2 लोकेशंस पर लगाया गया, वहाँ पे पंप्स के द्वारा पानी निकाला गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के द्वारा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालने पर काम किया जा रहा है। सर, क्योंकि मौसम स्वास्थ्य विभाग भी इस बात पर जोर देता है कि एक ही जगह पर कई दिनों तक पानी जमा रहने की वजह से डेंगू पनपता है। लिहाजा जल भराव की समस्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों की राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी के नेता सफाई देने में लगे हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के नेता सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। सभी जगह विकास के कार्य चल रहे हैं। कई जगह सड़कों के पुनरुद्धार का काम चल रहा है, कहीं नहरों के मरम्मत का काम चल रहा था और निश्चित रूप से
सरकार ने और शहरी विकास मंत्रालय ने निर्देशित किया है, मंत्री जी ने भी, कि शीघ्र ही इन सब कामों को जहाँ जहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पर देख करके कंपनी को भी और विभाग को भी निर्देशित किया है कि किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, जहाँ गड्ढे हैं वहाँ गड्ढों का भरान किया जाए। और इस समय क्योंकि बरसात का समय है, बरसात के समय में जो भी वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं उनको अपनाते हुए लोगों को रिलीफ दिया जाए, इस पर सरकार का। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है कुंभकर्णी नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी आप देखिए डेंगू के मरीज आने शुरू हो गए हैं और निश्चित तौर पर जो है अब ये स्थिति विकराल होगी। अगर पहले से तैयारियां होंगी तो लोगों की जान माल की रक्षा हो सकेगी, लेकिन जो है ये सरकार जब तक घटना बड़ी ना हो जाए, जब तक जो है कोई चीज़ जो है महामारी का रूप ना ले ले, तब तक जागती ही नहीं है। अब देखते हैं कि इस बार सरकार ने क्या तैयारी की। अभी मुझे तो धरातल पे सरकार की कोई तैयारियां नज़र नहीं आ रही हैं। नगर निगम जो है कुंभकर्ण की निंद्रा में सोया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग के कान पे भी जूं नहीं रेंग रही है। डेंगू का प्रकोप हर साल देहरादून में ज्यादा दिखने को मिलता है और इस बार मौजूदा तस्वीरें देखने के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या हर साल होती है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती। नगर निगम ने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की है। निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। नालियों के ऊपर भी काम होना चाहिए और जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड में मानसून का आगाज़ हो चुका है और जैसे कि जल भराव की स्थिति हर साल देखी जाती है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी करा है। अगर हम बात करें कुमाऊं क्षेत्र में तो वहाँ पे रेड अलर्ट जारी करा है और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे येलो अलर्ट जारी करा है। लेकिन अगर देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जल भराव, जैसे ISBT हो गया और भी कई जगह क्षेत्र देखे गए हैं जहाँ पे पानी की समस्या होती है, जिसको लेकर लगातार समीक्षा बैठकें CM धामी के द्वारा की जा रही, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पे देखने को नहीं मिल रही है, क्यों हर साल देखा गया है कि मानसून के कारण डेंगू भी फैला है कई बार और इस साल भी जल भराव की स्थिति कई जगह देखने को मिल रही है। तो मेरी प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि जल भराव की स्थिति ना उत्पन्न हो, उससे पहले ही कार्य करा जाए और ताकि प्रशासन और जो भी है स्तर पर जैसे जो लोगों को दिक्कत होती है और डेंगू फैलने का जो खतरा होता है वो इस बार कम हो सके। पिछले साल डेंगू से 17 लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब प्रदेश में फिर से एक बार डेंगू से लोगों में कहीं न कहीं डर है, जो मौजूदा वक्त की स्थिति के हिसाब से सही भी है। जरूरत है इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर काम करने की, ताकि पिछले साल की तरह तस्वीरें न देखनी पड़े और लोगों की जान न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।